डॉक्टर, आपका ग्लैम गाइड टीवी पे बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। मेरा नाम डॉक्टर शबनम है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन सफदरजंग हॉस्पिटल से की है। फ़िलहाल में मैं आइजोन सेंटर चलाती हूँ, जिसमें मैं महिलाओं की सभी प्रकार की समस्याओं का निवारण करती हूँ। अच्छा डॉक्टर, सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लेडीज़ को पीरियड्स के दौरान अनियमितता एक सामान्य बात है। बिल्कुल। ठीक है, तो उसे किस गंभीर समस्या का समाधान है, ये क्या है, किस तरह से उसे देखती हैं? देखिए, पीरियड्स में अनियमितता होना एक सामान्य चीज़ नहीं है। ये सामान्यता होती है मरीजों को, लेकिन हमें इसे कभी भी सामान्य नहीं मानना चाहिए। पूरे साल भर में 12 बार 12 महीने में पीरियड्स आते हैं एक महिला को। उनमें से हम ये मान सकते हैं कि अगर 10 महीने वो ठीक से मेंस्ट्रुएट करती है और 1 या 2 साइकिल उसकी इरेगुलर होती है, तो हम एक बार को उसे सामान्य मान सकते हैं। लेकिन उसे अगर कंटिन्यूअसली ऐसी ही प्रॉब्लम रहती है तो उसे डॉक्टर के पास परामर्श के लिए अवश्य आना चाहिए, क्योंकि ये कोई गंभीर अवस्था भी हो सकती है, जिसका कि हम लोग ज़्यादा अच्छे से उन्हें बता सकते हैं। तो इस तरह की महिलाओं को किस तरह का चेकअप करवाना चाहिए, क्या क्या चेकअप में आप इसको रिकमेंड करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो अगर आपको मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, जो मासिक धर्म आता है हर महीने, उसमें अनियमितता है, आपने डॉक्टर से तुरंत आके परामर्श लें। उसमें हम पेशेंट को कुछ ऐसा भी होता है कि हम अल्ट्रासाउंड कराकर देखें कि कहीं बच्चेदानी में गांठ तो नहीं है, जो कि बहुत ही आम है आजकल की मर्रा जिंदगी में। उसके अलावा एक पीसीओडी, जो आजकल के टीनेज में ही बहुत ज़्यादा कॉमन है। छोटी छोटी लड़कियां आती हैं जिनको अभी जस्ट मासिक धर्म आना शुरू ही हुआ है, उसके 1 साल बाद 2 साल बाद उन्हें पता चलता है कि उनको पीसीओडी है। आजकल सभी महिलाओं में, खासकर जो यंग एज की टीनेजर गर्ल्स होती हैं, उनमें पीसीओडी बहुत कॉमन है, जो अनियमितता करती है मासिक धर्म में। तो उसके लिए हमें सतर्क रहना ज़रूरी है, क्योंकि ये इलाज इसका हो सकता है। तो डॉक्टर, जो इस तरह की अनियमितता होती है, तो क्या उनके प्रजनन पे भी या उनके कंसीव करने में भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, नॉर्मल महीना आना मतलब इंसान में नॉर्मल तरीके से हार्मोन उसके अंदर फ्लो कर रहा है, ये हमें शो करता है। और महिला प्रजनन के लिए बिल्कुल फिट है। लेकिन जहाँ पर उसके अंदर हार्मोन्स में इम्बैलेंस हुआ, वहीं वो हमें कैसे शो करेगा? वो वहीं उसका महीना गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। और जब महीना गड़बड़ाना शुरू होगा तो ऑब्वियसली उसके प्रजनन में भी दिक्कत होगी। तो इसलिए पीसीओडी भी एक बहुत मेन कारण है आजकल जो महिलाओं को इनफर्टिलिटी को फेस करना पड़ रहा है। तो डिलीवरी के दौरान सामान्य प्रसव, नॉर्मल डिलीवरी और सी सेक्शन का क्या अंतर है और किस तरह से इसको देखते हैं? देखिए, नॉर्मल डिलीवरी है और सिजेरियन एक इंटरवेंशन है, जहाँ पर कि डॉक्टर को पेशेंट को या बच्चे को बचाने के लिए एक इंटरवेंशन करनी पड़ रही है। और नॉर्मल डिलीवरी मतलब बच्चा नॉर्मल है, सीधा है, मरीज को कोई दिक्कत नहीं है, कोई बीपी शुगर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो मरीज को या बच्चे को हार्म करे, तो उसे नॉर्मल डिलीवरी के लिए आराम से रखा जा सकता है। लेकिन जहाँ पर भी हमें लगता है कि बच्चे को हार्म होगा, नॉर्मल डिलीवरी का दर्द बच्चा नहीं सह पाएगा, बच्चा कमज़ोर है, उल्टा है, बच्चे के अंदर पानी की कमी है बच्चेदानी में, तो ऐसे में हम ना तो बच्चे को रिस्क पे छोड़ सकते हैं, और अगर मदर का हमें लगता है कि नॉर्मल डिलीवरी के दौरान मदर की जान को रिस्क होता है, तो हम उस कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन के लिए जाना पड़ता है। जी। तो प्रेगनेंसी के दौरान डाइट और एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंस है, उसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा सवाल है आपका। प्रेगनेंसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट होता है, इम्पोर्टेंट पीरियड होता है महिला के लिए। तो पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में जहाँ एक महिला को अपने पोषक आहार का ध्यान रखना होता है, वहीं एक छोटे बच्चे की ग्रोथ के लिए उसको एक्स्ट्रा पोषण का भी ध्यान रखना होता है। अगर वो अपने लिए एक इंसान का खाना खाते तो अब उसे 1.5 गुना, मतलब 1.5 इंसान का तरीके से खाना पड़ता है, जिसमें सभी तरह के विटामिन, मिनरल्स, पोषक तत्व होने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ कई बार हमारी इंडियन डाइट में कुछ बैड हैबिट्स भी होती हैं, लाइक लोग चाय कॉफ़ी ये सब ज़्यादा का सेवन करते हैं। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के लिए या एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हमें आयरन कैल्शियम बाहर से भी लेना पड़ता है। ठीक है। और प्रोटीन डाइट हमें बढ़ानी पड़ती है, प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है, और रेगुलर डॉक्टर से चेकअप कराएं। ये प्रेगनेंसी के दौरान मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए कैसे अपने आप को संतुलित रखें? जी, ये तो बहुत बहुत ज़रूरी है।
प्रेगनेंसी के दौरान शुरू के 3 महीने में महिला को जितना हार्मोनल चेंज होता है वो एक महिला ही जानती है जो प्रेग्नेंट होती है, दूसरा इंसान नहीं उसको फील कर सकता। तो उस टाइम पे पेशेंट को मेंटल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि उसी टाइम पर होता है छोटे बच्चे के सभी ऑर्गन बन रहे होते हैं। तो बच्चे की ग्रोथ जो मैक्सिमम अफेक्ट होती है शुरू के 3 महीने में होती है, जिसमें पेशेंट बहुत इरिटेबल और मानसिक रूप से उसे सबका सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक तो ये टाइम पूरी प्रेगनेंसी का टाइम जिसमें पेशेंट फिजिकली थोड़ी वीक होती है, तो इसे उसकी फैमिली को सबको उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसी के तरह जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, पोस्टपार्टम जो 1.5 महीने का फेज होता है उसमें मानसिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस बहुत बहुत ज़्यादा है। ये तो हम सबको फैमिलीज को समझना चाहिए। बिल्कुल। तो डॉक्टर, पीरियड्स के दौरान हाइजीन बनाए रखने के लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? बिल्कुल। या महिलाओं को, स्कूल के बच्चों को बेसिकली इस तरह से। अच्छा, दूसरा इसी का तरह सवाल है कि स्कूल में कई बच्चे होते हैं जो इससे अवेयर नहीं होते कि हमें आना होता है, तो कई बार स्कूल में उनको इस तरह की चीजें शुरू हो जाती हैं, पीरियड्स फर्स्ट टाइम का जो होता है। बिल्कुल। तो उनको कैसे आप देखते हैं और उनके इसके लिए हमें थोड़ा सा पेरेंट्स के लेवल पे ये समझना चाहिए कि जिनकी बच्चियां हैं 12 साल की हो गई हैं, 11 साल की हो गई है, उनको थोड़ा सा सेंसिटाइज करना शुरू करें कि ये पीरियड्स एक नॉर्मल चीज है जो कि 12 साल, 13 साल, 14 साल, कभी कभी 11 साल या 10 साल में भी आ जाती है। तो इसके लिए बच्चों को थोड़ा सा सेंसिटाइज करके रखें कि जिस टाइम वो फर्स्ट टाइम इस चीज को फेस करे तो उन्हें बहुत ज्यादा डर ना लगे, ऑकवर्ड ना लगे और इस चीज को छुपाए ना। ठीक है, सबसे पहले तो हमको एज अ फ्रेंड अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, सब्जेक्ट पे खुल के बात करनी चाहिए, मदर्स को। दूसरी चीज, इसमें हाइजीन के लिए आपने पूछा है, तो हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, तुम्हारा बच्चा ब्लीड करता है, वो पैड पर उसको पहले तो पैड यूज करना चाहिए। पहले के जमाने में क्या होता था, महिलाएं जो है कपड़ा यूज करती थी, उसको वॉश करते थे, दोबारा यूज करते थे। तो कई बार उसमें इतना ठीक तरीके से वॉश ना होने की वजह से उसमें इन्फेक्शन के बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। डस्ट, ब्लड के थोड़े से भी पार्टिकल्स बच गए हैं जो अच्छे से वॉश नहीं हुए हैं, तो वो दोबारा से इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो वैसे तो सबसे जो हेल्दीएस्ट हम उनको बताते हैं यूज करने के लिए, तो पैड्स यूज करें आप। लेकिन जहाँ पर बहुत रिमोट एरिया है, गांव है, नहीं यूज करते और वो कपड़ा ही यूज करते हैं, तो हम उन्हें बोलते हैं एटलीस्ट सन ड्राई करें, धूप में सुखाएं उसे कुछ टाइम, किसी भी तरह की बैक्टीरिया ना रहे, डेटॉल में वॉश कर लें, धूप में सुखा दें। बाकी पैड जो भी यूज कर रहे हैं उसे 4 से 5 घंटे में चेंज करें ताकि इन्फेक्ट ना हो। अच्छा डॉक्टर, अब मेनोपॉज के बाद महिलाओं को किन स्वास्थ्य समस्याओं, प्रॉब्लम्स होती है, किसकी वो बहुत जूझ रही होती है? कुछ औरतों को देखता हूँ कि जिनका मेनोपॉज होने वाला होता है उनको ब्लीड्स बहुत होते हैं, मैक्सिमम उनका फ्लो कई दिन तक रहता है और वो बहुत इरिटेबल हो जाती हैं बहुत। तो उसको कैसे आप देखिए, ये सारा हार्मोन्स का ही खेल है जी। जैसे हार्मोन्स नॉर्मल रहते हैं एक महिला में, वो हर महीने ठीक से ब्लीड करेगी, टाइम पर महीना आएगा, ठीक महीना आएगा, सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन जैसे 45 एज के बाद से क्या होता है, हार्मोन्स जो है चेंज होना शुरू होता है, क्योंकि अब हमारी जो ओवरीज होती है जो हार्मोन बनाती है, जैसे बच्चेदानी हुई 2 ओवरीज होती है, ओवरीज से हार्मोन बनते हैं। अब जैसे ही टाइम आया 45 से ऊपर 50 के आसपास जहाँ पर कि मेनोपॉज होता है, तो उस टाइम हमारे हार्मोन्स कम होना शुरू होंगे, तो ठीक से जो ओव्यूलेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आती है वो गड़बड़ानी स्टार्ट होगी। पहले तो वो हो सकता है 2-3 महीने ना आए तो वो अंदर झिल्ली बढ़ती रहेगी और फिर जैसे ही वो उसको जिस टाइम आएगा तो वो जितना 2-3 महीने का इकट्ठा झिल्ली मोटी हुई है वो एक साथ गिरेगी। तो ऐसे ये चीजें थोड़ा सा इरेगुलर होके मेनोपॉज आता है। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे को 46 साल मेरी उम्र है या 48 साल मेरी उम्र है और मेरे को इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं तो मेरा महीना ही जाने वाला है। हमेशा डॉक्टर के पास आना चाहिए, क्योंकि आजकल तो बहुत गंभीर बीमारियां भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं, जिसके लिए कि हमें बहुत ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है। तो इस तरह के केसेस में किस तरह का आप कहेंगे कि उनको किस तरह की गाइडेंस देना चाहेंगे, या क्या टेस्ट कराना चाहिए, या उनको किस तरह की समस्याएं आ जाती हैं अचानक से? जी देखिए, एक तो कुछ हार्मोनल टेस्ट होते हैं जिनसे हमें पता चल जाता है कि ये बिल्कुल हार्मोन का ही इम्बैलेंस है और ये मेनोपॉज के पास है, इसीलिए इरेगुलरिटी है। लेकिन
के अंदर कोई और गंभीर समस्या तो नहीं है, जिसमें कि आजकल हम सबसे ज्यादा डरते हैं बच्चेदानी का कैंसर। वो तो ठीक है, आजकल मैक्सिमम कॉमन सा दिखने लगा है। बहुत बहुत बच्चेदानी का कैंसर और बच्चेदानी के मुहाने का, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। तो ये दोनों बहुत ही आम हो चुके हैं। इसमें भी यही सिम्टम्स आते हैं कि इरेगुलर ब्लीडिंग होती है, हेवी ब्लीडिंग होती है और तुम्हारा टाइम से नहीं आएगा। तो उनको हम पहचानने के लिए डॉक्टर के पास आएंगे, वो एक बार आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करेंगे, साथ में जो अंदर की झिल्ली जो बन रही है और गिर रही है उसकी एक बायोप्सी की जांच होती है। तो वो हमें डॉक्टर की सलाह से करानी चाहिए, ताकि एटलीस्ट हम इसको रूल आउट करके फिर हम सोच सके हाँ कम से कम ये तो नहीं है, ट्रीटमेंट हम फिर नॉर्मल मेनोपॉज वाला ट्रीटमेंट हम ले सकें। अच्छा डॉक्टर, आप आज तक आपके करियर में सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण किस तरह का केस आया है जो हमें डिस्क्राइब करना चाहे, बताना चाहे कि मैं कुछ इस तरह का हो कि काफी चुनौतीपूर्ण लगा हो आपको उस समय? चुनौतीपूर्ण तो जैसे कि हमें जिसमें बहुत ही Challenging प्रॉम्प्ट हमें एक्शन लेना होता है। हमारे पास एक पेशेंट है, बहुत नॉर्मल सी पेशेंट है, नॉर्मल लेबर के लिए हमने रखी हुई है। अचानक से क्या होता है, पानी की थैली फट जाती है और सीधा कॉर्ड बाहर आ जाती है। जब कॉर्ड बाहर आती है, पानी सारा निकल जाता है, तो वो कॉर्ड हमें सिर्फ 2 से 5 मिनट का इतना ही टाइम देती है, वरना बच्चा खत्म हो जाएगा। उतने में अगर बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई, आप मानिए कि 2 सेंटीमीटर का रास्ता खुला है, बच्चे का सर 10 सेंटीमीटर से आता है बाहर, तो उस टाइम में हम डिलीवरी कैसे कराएं? तो हमें तुरंत सिजेरियन सेक्शन लेना पड़ता है। तो जस्ट अगर हमने फील किया कि कॉर्ड बाहर है, तो हम वो हाथ से उस कॉर्ड को वहीं के वहीं रोके रखते हैं, उसी के टाइम उसको फटाफट से ओटी में शिफ्ट कराना है। एनेस्थीसिया वाली टीम हमारी इतनी सतर्क रहती है कि वो बिल्कुल एक्टिव, उस टाइम उन्हें जनरल एनेस्थीसिया दिया, 5 मिनट के अंदर बेबी आउट करना। तो उसमें मदर और बेबी की, मतलब बेसिकली बेबी की जान बचाना। और ऐसे बहुत केसेस किए हैं, तो अच्छा लगता है कि हाँ हमारी वजह से बच्चों की जान बच पाई है। और इट्स अ होल टीम एफर्ट, और जच्चा बच्चा दोनों बिल्कुल स्वस्थ है बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? ये बीइंग अ डॉक्टर इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। बस तो थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, फैमिली थोड़ा सा हैम्पर करती है कई बार क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है बीइंग अ डॉक्टर। पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, उनको कोई भी क्वेरी होती है, किसी भी टाइम हमें अवेलेबल रहना पड़ता है। तो फिर हमें फैमिली का सपोर्ट इसमें बहुत ज़रूरी है। ये बांझपन और ये गांठ की रसौली क्या है, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालें। जी जी, मैंने जैसे पहले भी बताया कि जो अनियमितता होती है और मासिक धर्म के टाइम पर बहुत ज़्यादा पेन कुछ पेशेंट बताते हैं, तो उसमें एक कारण बच्चेदानी में गांठ का भी हो सकता है, जिसे रसौली बोलते हैं। और रसौली कोई ऐसा डरने वाली चीज नहीं है, क्योंकि अब ये बहुत आम हो चुकी है। बच्चेदानी की रसौली मतलब बच्चेदानी की मसल्स में गांठ बन जाना। तो ये डिपेंड करता है कि मरीज की एज क्या है, कि उसको अभी क्या उसकी नीड है। मान लीजिए कोई 25 साल की लड़की है, उसको गांठ हो गई है, तो हम उसको गांठ का इलाज देंगे क्योंकि उसे प्रेगनेंसी चाहिए आगे। लेकिन वहीं कोई 46 साल की औरत है, उसको गांठ हो गई है, तो हम उसको बोलेंगे कि अब जैसे 2-3 साल बचे हैं, महीना बंद हो जाएगा, फिर ये बढ़नी भी बंद हो जाएगी, तो आप 2-3 साल का वेट कर लीजिए। लेकिन अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं, मरीज को दिक्कतें ज़्यादा हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा खून आना, बहुत ज़्यादा दर्द होना, तो हम बच्चेदानी निकालने का भी ऑप्शन देते हैं। पर इसमें एक बार जाँच करा के हमें ये कन्फर्म करना होता है कि ये खतरे वाली गांठ तो नहीं है। डॉक्टर, ये लिकोरिया क्या शब्द है, ये किस तरह से इसका लिकोरिया बहुत ही आम बीमारी है महिलाओं की, जिसमें कि महिला कहती है कि मुझे सफेद पानी का रिसाव हो रहा है। लेकिन एक मिथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, जिसमें कि महिलाएं कहती हैं कि मेरी कमर कट रही है, क्योंकि वो वाइट डिस्चार्ज होता है और हमारी हड्डियां सफेद होती हैं। और उनको बैक एक भी होता है, जैसे कि किसी को पेट में दर्द हुआ तो कभी कभार कमर में भी उसका फील होता है, कमर दर्द भी होती है साथ में। तो कमर दर्द के साथ अगर डिस्चार्ज होता है तो वो इन्फेक्शन की वजह से होता है। वो इसका मतलब ये नहीं होता कि कमर कट रही है या कमर का हड्डी का चूरा बन के ये सफेद पानी की तरह या लिकोरिया बन के आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा मिथ मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि हड्डियों का चूरा नहीं बनता है। कमर में जो दर्द रहता है वो तुम्हारा इन्फेक्शन की वजह से होता है। तुम्हारे पेट में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से तुम्हें वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बच्चेदानी के आसपास फ्लूइड में आजू बाजू इन्फेक्शन है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर, ये परिवार नियोजन के बारे में कुछ बताएं कि जैसे लोग कॉपर टी या कुछ और जो आजकल बहुत सारी चीजें हो तो लगवाने में घबराते हैं, तो उससे उसका नुकसान या क्या? देखिए, परिवार नियोजन आज के टाइम में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
क्योंकि जैसे मैटरनल हेल्थ के लिए एक बच्चा होता है, मरीज के शरीर में बहुत कमियां आती है महिला के, तो उसके बाद उससे 2 से 3 साल का टाइम चाहिए होता है अपनी बॉडी को हील करने के लिए। तो 2 से 3 साल के बीच में भी हम बहुत महिलाओं को देखते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसी के साथ आती हैं, और फिर उनके बाद उन्हें अबॉर्ट कराने के लिए फिर से बॉडी को इतना टॉर्चर देना पड़ता है, ब्लीडिंग का फेस करना पड़ता है, ब्लीडिंग को, तो बहुत सारी समस्याओं को उन्हें फेस करना पड़ता है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए परिवार नियोजन की बहुत सारी हमारे पास फैसिलिटीज हैं, जिसमें कि कॉपर टी भी होती है, डेली खाने वाली गोलियां भी होती हैं, हर 3 महीने में इंजेक्शन लगता है। अब तो इम्प्लांट्स भी आ गए हैं, सरकारी अस्पतालों में भी इम्प्लांट्स हैं कि वो इधर बाजू में स्किन के नीचे इम्प्लांट लग जाता है, तो वो 3 साल के लिए 5 साल के लिए इम्प्लांट्स भी होते हैं। तो ये सभी पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग होता है। कॉपर टी का एक मिथ है कि कॉपर टी बोलते हैं कि बच्चेदानी से निकल के इधर उधर चढ़ जाती है, तो बहुत लोग डरते हैं कॉपर टी से। देखिए, कॉम्प्लिकेशन हर चीज के साथ होती है। कोई आप नॉर्मली भी कोई दवाई खाएंगे उसके भी साइड इफेक्ट्स होंगे, है ना, तो हर चीज के होते हैं। तो कॉपर टी जहाँ 90 लोगों में या 99 लोगों में कुछ नहीं कर रही है, सब कुछ ठीक है, वहाँ कहीं किसी एक पेशेंट के साथ कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो लोगों ने ये धारणा बना ली कि कॉपर टी बहुत रिस्की रहती है। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कॉपर टी बहुत सेफ है, इसको इजीली डलवा सकते हैं। 5 साल की आती है, 10 साल की आती है। आप 5 साल की कॉपर टी यूज कीजिए, 3 साल बाद बच्चा चाहिए तो 3 साल बाद निकलवा लीजिए, और जैसे ही निकलवाएंगे तुरंत आपकी फर्टिलिटी रिगेन हो जाती है। जबकि जो हार्मोनल टैबलेट्स या इंजेक्शंस होते हैं उसमें दोबारा फर्टिलिटी रिगेन करने के लिए 1-2 महीना लगता है, लेकिन कॉपर टी में नहीं लगता। तो डॉक्टर, आप क्या कुछ चैरिटी वगैरह कुछ गरीबों के लिए आप कुछ बताएं कि कैसे अपने सेंटर पे लोगों को जी दे सकते हमारे सेंटर पे हम फ्राइडे के दिन चैरिटी ओपीडी रखते हैं। अच्छा, चैरिटी ओपीडी आप रखते हैं पहले से ही? जी। तो उसमें हम जो हमारी नॉर्मल कंसल्टेशन रहती है उसको हम मिनिमम कंसल्टेशन फीस पे लेते हैं। जी, ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच। तो देखिए, डॉक्टर ने कितने तरीके से बिल्कुल टेक्निक के साथ साथ सारी समस्याओं का समाधान बताया है। आप लोग इस सेंटर पर विजिट करिए, यमुना विहार सेंटर पे है। डॉक्टर के मिलने का समय थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बता दें ताकि आपके पास आए मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग। तो आप लोग आइए और सेहत लाभ लीजिए। जी, ये यमुना विहार में आइजोन सेंटर है, तो हम यहाँ पे डेली 5 to 8 यहाँ पर शाम में ओपीडी करते हैं। तो आप आइए और जो भी आपकी समस्या है हमारे साथ शेयर कीजिए ताकि हम आपकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।